हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 47 है। आप लोगों को पता होगा कि हमारी ये अभ्यास सीरीज चलती है जिसमें हम पीवाईक्यू के प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं, मेंस के। ठीक है, मेंस के प्रश्नों का। ठीक है, तो ये 2022 का है। आज आखिरी प्रश्न है। कल हम 2023 का प्रश्न डिस्कशन करेंगे और 2-3 दिन में 2025 तक समाप्त करके आईआर स्टार्ट करने का हमारा विचार है। आईआर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आप लोग बताना कि अगर कैसा भी हो। आज कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के लिए कुछ लोगों ने बोला था। मैं द्वंद्व में हूं कि मैं आईआर स्टार्ट करूं या इंडियन सोसाइटी स्टार्ट करूं। ठीक है, तो जैसा हो आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मुझे थोड़ी सी जुकाम भी है, तो आप लोग मैनेज करना अगर आवाज़ थोड़ी सी भारी भी लगे। ठीक, तो ये 47 है। ठीक है, और ये प्रश्न है। आपको मैं प्रश्न दिखा देता हूँ पहले। कल आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो भी डिस्कशन करते हैं तो पहले हमको सिलेबस देखना होता है। हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है? सिलेबस होता है। तो हम GS2 के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर सारा सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें हम सिर्फ केवल किसकी डिस्कशन कर रहे हैं? शासन व्यवस्था की। ठीक है, तो आप लोग पॉलिटी, आईआर, सोशल जस्टिस, GS2 के और सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। शासन व्यवस्था मतलब गवर्नेंस को भी पढ़िए और उत्तर लेखन हमारे हिसाब से करते रहिए। ठीक है, आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए और अभ्यास हमारे स्तर से करते रहिए। तो अभ्यास इस तरह से करते रहेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये सीरीज जो है फ्री रहेगी। ठीक है, बिल्कुल भी आप भयभीत मत होना कि ये सीरीज कुछ दिन चलेगी बंद हो जाएगी। बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूं कि ये बंद नहीं होगी। ठीक है, 1040 प्रश्न हम करा के रहेंगे 2026 के मेंस से पहले। ठीक है, अभी क्या है कि श्रृंखला हम धीमे इसलिए कर दिए क्योंकि प्रीलिम्स में भी हमें काम करना होता है। तो प्रीलिम्स की वजह से इसको थोड़ा सा स्लो कर दिए कि आप लोग भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे धीरे धीरे, तो अभी अभ्यास भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन दिन में एक अभ्यास, एक प्रश्न तो आप लिख ही लीजिए पर डे। ठीक है, मुश्किल से जो है आधे घंटे जाते हैं, मतलब प्रश्न को समझने, पढ़ने और अभ्यास करने। मतलब पहले टॉपिक को पढ़िए, फिर उसका जो है उसको समझिए प्रश्न को, फिर उसके बाद प्रश्न का अभ्यास करिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप फ्रेमिंग देख के भी जा सकते हो। फ्रेमिंग देख के ही चले जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाभ हो। फ्रेमिंग भी कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि कई बच्चों को प्रश्न ही नहीं समझ में आते हैं। कई सारे टॉपर्स भी होते हैं, उनसे मैं भी बात करता हूँ। उनको भी प्रश्न जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनको कई बार प्रश्न समझने में दिक्कत होती है। तो मैं आपसे बार बार आगाह करूंगा कि आप प्रश्न को पहले समझिए। मैं खुद भी सॉल्व करते समय इसको बार बार ध्यान में रखता हूँ। मुझे समझने में दिक्कत नहीं होती, मैं समझ लेता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं 5 साल पहले तैयारी कर रहा होता तो ये प्रश्न मुझे समझ में ना आता। तो मैं इसलिए आपको ध्यान में रख करके भी प्रश्न को अपने निगाह से देखता हूँ, मतलब आप लोगों की निगाह से भी प्रश्न को देखता हूँ। तो आप लोग पहले प्रश्न को देखिए। ठीक है, तो पहले हम शासन व्यवस्था के सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर टॉपिक और 16 नंबर टॉपिक जो सीधे सीधे इससे जुड़ता हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है सिलेबस से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो हम शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, संस्थागत तथा अन्य उपाय। आप देखिए यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया। ठीक, मतलब डायरेक्ट जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बाकी 17, 18, 19, 20 ये आपका आईआर से है। बाकी ऊपर के टॉपिक आपके शुरू से लेकर के 10 तक आपके पॉलिटी से हैं। लेकिन पॉलिटी गवर्नेंस को पूर्णतः अलग कर पाना थोड़ा सा अलग हो जाता है। कुछ पॉइंट पॉलिटी के जो है गवर्नेंस से सीधे सीधे भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद आप इसमें देखोगे तो ये जो है 11 से लेकर के 14 तक आपको किस में दिखाई देगा? सोशल जस्टिस में दिखाई देगा। इसमें भी कुछ ना कुछ गवर्नेंस के पार्ट दिख जाता है। इसलिए इसको जो सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं उसको एक पेपर में रख दिया। जैसे GS2 में पॉलिटी भी मिलती जुलती है, पॉलिटी में आप पढ़ोगे, पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस भी उससे मिलता है। आईआर भी कहीं ना कहीं मिलता है, क्योंकि हम देश के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था को देखते हैं, फिर विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं को देखते हैं। मतलब पढ़ना नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हैं, फिर वहां क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर विश्व में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। मान लो कि यूएसए के कुछ एक्शन लेने से, जैसे यूएसए ने कोई एक्शन लिया, जैसे कि उन्होंने टैरिफ का एक्शन लिया, मान लो, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो आईआर होता है। तो उसकी वहां यूएसए की व्यवस्था ने जो एक्शन लिया, उस व्यवस्था का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा या अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को तो हम आईआर के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर बाकी संबंधों को भी देखते हैं, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये सब चीजें अलग हम चर्चा कभी करेंगे। लेकिन अभी हमको, हमारा ध्येय क्या है? प्रश्न को समझना और हमको शासन व्यवस्था के प्रश्न तक ही सीमित रहना। तो इसलिए हम इधर उधर की चर्चा न करते हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल था और आपको समझ है बिल्कुल सरल, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये थोड़ा सा विस्तार से इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये आप सिलेबस सामने लगा हुआ है, आप इसको रोक करके इस प्रश्न को पूरा पॉज करके यहीं पर पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। फिर मैं आपको प्रश्न पहले समझाता हूं। तो मैं प्रश्न पर पहले जाता हूं, मैंने अलग से प्रश्न को लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। देखिए, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, कि क्योंकि आप अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, देखिए हमारी रणनीति पहले क्या होती है, प्रश्न को समझना होता है। तो प्रश्न अगर ठीक से
समझ में नहीं आएगा तो आप उत्तर कैसे लिखोगे? इसका मतलब प्रश्न की डिमांड को आपको बार बार देखना है। तो आपको प्रश्न, जब भी आप प्रश्न उत्तर लिखना अभ्यास करें तो जो भी प्रश्न दिया हो उसको तोड़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। तो आपको जो है चश्मा लगाकर बहुत ध्यान से देखना है। तो इधर उधर का चश्मा मत लगा लेना, ठीक है? जो चश्मा बताया मेरे हिस्से का है, मेरे तरफ से है, वो चश्मा लगा कर देखिए, मतलब कि निष्पक्ष होकर के देखिए, किसी पक्ष में नहीं झुकाव होना चाहिए। और ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 2026 के मेंस में इसके बनने की संभावना या 2027 में बनने की संभावना फिर से है। क्योंकि आप देख रहे हो कि चुनाव में जो है कई सारे मतलब कि विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं पक्ष पर, मतलब कि सरकार पर, कि सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रही है या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहा है। तो मतलब ये बार बार ये प्रश्न उठता है। कई मतदाता भी इसका विरोध कर रहे होते हैं। कई सारी जनता जो होती है वो किसी विचारधारा से प्रेरित रहती है तो वो कहती है ये चुनाव गलत जा रहा है, और कुछ सत्ता पक्ष में जो है वो कहते हैं नहीं चुनाव बिल्कुल सही है। अब विपक्ष कहाँ पर आरोप लगाता है? जहां पर हार जाता है तो वहां विपक्ष आरोप लगाता है, जहां पर वो सत्ता पक्ष जीत जाती है वो कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो खैर वो अलग पक्ष है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको डीएम बनना है, मतलब कि आईएएस अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है। तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी जितने भी पोस्टें हैं उन पोस्टों में आना है। तो हमको जो भी आप विभाग में रहेंगे वहां पर निष्पक्ष होकर के ही आपको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रश्न को पहले समझना है। तो आप प्रश्न लिखते समय प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ क्या कह रहा है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें 1950 का भी एक अधिनियम है। तो आप पीटी जब पढ़ रहे हो, देखिए मेंस का आप देख रहे हो तो मेंस के साथ साथ पीटी में भी दिमाग लगाए रहो। इसका मतलब पीटी के प्रश्नों में भी इसको पूछने की संभावना बनी रहती है, पूछा भी गया है, ठीक है? मान लो चर्चा में कोई चीज रहती है तो पूछने की संभावना तो बढ़ी जाती है। तो ये 1951 है, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मेंस का सवाल है, इससे पीटी में भी सवाल बन सकता है। तो हमने तुरंत इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इसको हमने इंपॉर्टेंट आईएमपी दे दिया कि इसको मैं पीटी के स्तर पर भी पढ़ूंगा, क्योंकि ये हालिया संदर्भ में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 1950 की धारा भी पढ़नी है, मतलब कि आरपीए एक्ट, मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी पढ़ना है, 1950 भी पढ़ना है। अब ये क्या कह रहा है? 1951 के अंतर्गत संसद, मतलब कि सांसदों का जो चुनाव होता है, ठीक, मतलब कि संसद जो केंद्र की विधायिका जिसको बोलते हैं, ठीक, बिल्कुल तोड़ तोड़ कर पढ़ो। केंद्र की विधायिका, फिर राज्य स्तर पर राज्य की विधायिका होती है, जिसमें हम इसको दो हिस्से में बांट के देखते हैं। विधान, इसको कुल मिला के हम विधान मंडल बोल देते हैं। विधानमंडल में कई राज्यों में विधानसभा भी है, विधानसभा तो हर सब राज्यों में है, और एक विधान परिषद होती है जो कुछ राज्यों में है, ठीक। आप लोग कमेंट में बताइए किन किन राज्यों में, 6 राज्यों में है कि 7 राज्यों में, ठीक। फिर उसके बाद राज्य विधायिका के सदस्यों, जो मतलब कि इनके चुनाव कौन कराता है? संसद के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है, और राज्य की विधायिका के संदर्भ में कौन चुनाव कराता है? ये पीटी का प्रश्न हो गया, बताइए आप। तो ये केंद्र की ही निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य का निर्वाचन आयोग किसकी चुनाव कराता है? इसको भी पीटी के संदर्भ में याद करके रखिए। यहीं पर पढ़ते समय आपको दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए। फिर हम सीधे प्रश्न पे चलते हैं। इधर उधर मैं बताने लगता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं पर ही सारी चीजें आपको बता दूं कि आप जब भी पढ़ें तो मैं जैसे पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, वैसे आप भी समझें इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 1951 मतलब आरपीए एक्ट की धारा, सॉरी, आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। अब 250 शब्द का प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहां पर इसको 3-4 भागों में पार्ट में, जब 250 शब्द का पूछेगा तो उसको 3-4 भागों में बांट करके वो आपसे प्रश्न पूछने की संभावना बनती। तो आपने यहां तक पढ़ा। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि उभरे विवाद। अब आपसे यहां पूछना क्या चाह रहा है? उभरे विवादों के निर्णय करना है। तो आपको यहां प्रश्न में मैंने समझाया है, प्रश्न को समझो पहले, ठीक। तो इसको यहां क्या करना है? चुनाव से उभरे विवाद कैसे? अब यहीं पर मैंने तोड़कर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अलग लगा रखा है इसलिए। तो जो हारने वाला उम्मीदवार होता है या मतदाता होता है, उसको लगता है कि भाई चुनाव सही से नहीं हुआ, तो वो विवाद को निपटाने, मतलब विवाद को क्या करेगा? याचिका को कोर्ट में डालेगा। तो कौन निपटाएगा याचिका, मतलब विवाद को कौन निपटाएगा? आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पर विवाद निपटाने की जो सिस्टम है, जो इसका जो है विभाग है, जो भी है, कोर्ट है, न्यायालय है, उसके यहाँ पर उल्लेख करना, ठीक। फिर जो भी निर्णय उसका निपटाएगा उसके आधार क्या होंगे? आधार पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, मतलब उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, या मान्य घोषित किया जा सकता है, या उस पक्ष को विजित भी घोषित किया जा सकता है। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर जो पक्ष ने याचिका डाली अगर उसको अमान्य घोषित कर देता है, या जो जीत कर आया उसको लग रहा है कि मुझे जबरन हरा दिया गया है, तो वो फिर से अपील कर सकता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप हार गए हैं, या आपने सही तरीके से, या चुनाव आयोग को जो भी आदेश देता है कि आप चुनाव ठीक से नहीं करा पाए हैं, तो फिर से चुनाव कराइए, तो फिर से याचिका डाली जा सकती है। तो हाई कोर्ट का मामला गया तो उसमें भी आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। आपको ये तो नॉर्मल आपको पता है कि कोई भी याचिका आप डालते हो हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये सामान्य मैं बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालते हो तो उसको हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक। फिर यहां तक क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसका मतलब 2 पक्ष हो गए। आपको यहां तक समझ में आ रहा है ना कि 2 पक्ष, आपको 2 भाग में आपने इसको बांट दिया कि एक आपको निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए, यहां तक एक भाग का जवाब देना है। फिर यहां से लेकर के प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाए, यहां पर दूसरा पार्ट ये होता है। फिर इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, फिर वाद विधियों का
उल्लेख कीजिए कि इतिहास में कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा वाद आया है जो ऐसा इसका उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ अलग से लगा रखा है कि देखिए यहाँ पर दूसरे पक्ष को किन आधारों पर निर्वाचित घोषित प्रत्याशी को निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से यहाँ लगा, किन आधारों पर निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है, किन कारणों से चुनाव रद्द किया जा सकता है, मतलब भ्रष्टाचार के आचरण के आधार पर, या नामांकन की गड़बड़ी के आधार पर, या वोटिंग में अनियमितता के आधार पर, किस आधार पर करेगा। तो कोर्ट ये सब चीज़ों को आधार बनाता है। तो इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा होती है वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है, मतलब कि उसी को आधार बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी कोर्ट अपने हिस्से से करता है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमको उत्तर लिखते समय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा पढ़नी है। अब ये क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा इसको नहीं पढ़ना है, ये क्या होता है करंट में चल रही होती है। 2022 इसके आसपास प्रश्न पूछा गया, तो 2021, 20, 19 का चुनाव हुआ था, उसके बाद से 22 का चुनाव हुआ। ठीक है, यूपी में 22 में चुनाव हुआ, और 19 में जो हुआ केंद्र स्तर पर संसद के लिए चुनाव हुआ था। तो ये काफी चर्चा में चलता रहता है, इसलिए इसको हाईलाइट हो तो तुरंत करंट अफेयर में इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको काट दो। फिर यहाँ पर निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष है, कौन सा उपचार उपलब्ध है, पीड़ित पक्ष के लिए कौन सा उपचार उपलब्ध है, वो कहाँ जा सकता है। जो हार गया है वो हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट में उसको मतलब कि अगर उसका जो है उसको न्याय नहीं मिलता हाईकोर्ट में, तो वो फिर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक, फिर वाद विधियों का उल्लेख कीजिए या संदर्भ दीजिए। ठीक, कैसे, जैसे कोई पिछले 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस आया था, उसका उल्लेख कर सकते हो, मतलब इतिहास में कोई विवाद हुआ हो। फिर बीएनएस की धारा भी उल्लेख कर सकते हो, अभी बीएनएस का हाल में 2023 से अमल में आया है, तो बीएनएस की धारा को भी आप जो है आधार बना सकते हो। फिर ठीक है, इसमें क्या लिखना है, अगर हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द कर दिया या याचिका खारिज कर दी तो आगे कहां अपील होगी। 7 वादों का भी जिक्र करो कि ऐसा हुआ है क्या कभी। ठीक है, अब मैंने ये सब चीज़ें लिख दी हैं और आपको पीडीएफ में दे भी दिया है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि ये चीज़ें मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ, पता नहीं वीडियो में एक बार समझ में आएगी ना, तो दोबारा कैसे समझ में आएगी। तो दोबारा के लिए मैंने उसको पीडीएफ में लगा के दे दिया है। आप पीडीएफ जब पढ़ोगे तो आपको ये प्रश्न ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तो A to Z आपको सब कुछ दे रहा हूँ। अब बताइए, फ्री में इतनी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो थोड़ा सा अंदर से मन विचलित होता है। खैर, मेरा काम, मैंने आपसे वादा किया है, तो चाहे एक बच्चा मेरे साथ पढ़े या 1000 बच्चे पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ही बस केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी एक बच्चा मुझसे संतुष्ट है तो मैं उस बच्चे के लिए जी जान से लगा रहूँगा। ठीक, थोड़ी बातें अगर आपको बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं लेकिन स्पष्ट बोल रहा हूं कि स्पष्ट जैसा बता रहा हूं वैसे ही आगे करता रहूंगा। अब देखिए 2022 का प्रश्न है, ये प्रश्न फिर से मैंने लिखा है क्योंकि ये आपके लिए सुविधा रखी। मैं चाहता तो सीधे लिख के बता देता, भाई मुझे क्या करना है, मुझे 2 पेज में 3 पेज में आंसर 250 शब्द का लिखना हो तो मैं 3 पेज में आंसर लिखूं, क्वेश्चन यहाँ मैं लगा ही देता हूँ खींच करके, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लिख दूँ और ये आंसर लिख दूँ, बाकी चीज़ें सब अपने मन से करो आप, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ें को क्यों लिख के देता हूँ, इसको मैं PDF में बना करके रखता हूँ अपने पास कि भविष्य में कभी आप लोग मांगोगे या प्रैक्टिस करोगे, परीक्षा टाइम में, अभी नहीं मांग रहे हो परीक्षा टाइम में मांगोगे, तो उसके लिए मुझे आपको देना पड़ेगा। जब आप इस PDF को देखो तो दोबारा आपको वीडियो देखने की नौबत ना आए। अब देखिए, मैं उस तरह का नहीं हूं कि मैं YouTube में अपने व्यू बढ़ाने के लिए आपसे ये कहूं कि आप दोबारा आकर के देखिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का नहीं कि आप बार बार देखो। मैं सोचता हूँ कि एक बार में आपने समय खर्च किया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उस 10-20 मिनट में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, तो ये प्रश्न फिर से मैंने लिखा हुआ, ये PDF में आपको उपलब्ध है, बाकी आप यहाँ वाले प्रश्नों को देख सकते हो। ठीक है, जहाँ कहीं ना समझ में आए तो उसको जो है आप जो है क्या करिए, इंग्लिश वाले को देख लीजिए। अब मैंने देखिए आपको भूमिका दे दी, तो आपको नॉर्मल, आप कोई भी प्रश्न को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा को ही आपको डिटेल में थोड़ा सा भूमिका में बताना है, क्योंकि 250 शब्द का प्रश्न है तो थोड़ी सी गुंजाइश बनी रहती है कि आप इसको विस्तार से थोड़ी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ देखो मैंने कैसे लिखा है, ये आपके लिए है भूमिका के लिए। तो जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो मेरी मतलब कि फ्रेमिंग देख के जा सकते हैं, ये मेरी फ्रेमिंग है। ठीक, ये फ्रेमिंग है, फिर मैं बताऊंगा कहां से मेरा उत्तर स्टार्ट है, अभी नीचे बताऊंगा। तो आप इसमें कैसे लिखोगे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद और राज्य विधायिका के चुनाव के विवादों को निपटारे हेतु विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है। चुनाव को केवल चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्न गत किया जा सकता है। ठीक, अब ये फिर मुख्य भाग में अब आप प्रश्न फिर देखिए। अब यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, आपने नॉर्मल बताया, अब चुनाव विवादों को उभरे निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। तो प्रक्रिया आपको लिख देनी है। तो प्रक्रिया में क्या क्या होगा, अधिकारता, मतलब चुनाव याचिका की सुनवाई संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय में होती है। किसके लिए होती है, आपको इसकी धारा भी लिखी हुई, धारा आप नहीं भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने तो लिख दिया है, आप ध्यान से देख लेना, इनको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है धारा वारा, लेकिन यह है कि चर्चा में अगर बहुत ज़्यादा वो धारा चल रही तो ही आप इसका उल्लेख करिए। फिर उसके बाद निर्णय कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय चुनाव को शून्य या मान्य घोषित कर सकता है। ये विजेता जो चुन कर आया उसको दोबारा बोल सकता है, मतलब दोबारा क्या, मतलब बोल सकता है कि वो विजित सही ढंग से हुआ, उस जीत गया। ठीक, फिर आप इसको 2 चीजें आपने 2 पार्ट में इसको लिखा प्रक्रिया को। फिर इसके बाद शून्य घोषित करने का आधार, अब यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है किन आधारों पर निर्वाचित घोषित
प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। तो तीसरा पार्ट आपने यहाँ बनाया कि शून्य घोषित करने का आधार धारा 100। अब देखिए मैं तो इसको जो है आप लोगों को सूचना देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है आप इसकी धारा को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि चर्चा में रहता है तो आप धारा वगैरह थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन में डालने में आपका उत्तर जो है बेहतर दिखाई देगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो वो जहाँ नंबर आपको 4 नंबर दे रहा होगा वहाँ 5 दे देगा। तो एक नंबर की जहाँ होड़ होती है वहाँ पर तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए नंबर जिसको ज़्यादा चाहिए उनको थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए। ये करंट में चलता रहता है, तभी आप उसको ध्यान में रख लो, ठीक है। फिर नामांकन की गलत स्वीकृति या स्वीकृति, फिर उसके दूसरा पॉइंट बना निर्वाचन परिणाम पर भौतिक रूप से प्रभाव डालने वाले नियम या संविधान का उल्लंघन किया हो। निर्वाचित मतलब शून्य कब घोषित करेगा, जब इन आधारों पर नीचे दिए गए 1 2 3 4 इन आधारों पर कोई गलती करता है वो। तो फिर निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण, ये तो आप जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको भी आप देखते हो, है ना। चुनाव संहिता जो होता है उसमें भी आप जो है आचार संहिता जिसको बोलते हैं, वहां पर भी ये सब चीजें बातें दी और ये आप लोगों को पढ़ना भी होता है। तो इसकी धारा भी यहाँ भी धारा मैंने दे दी, लेकिन आप इसको जो है ध्यान से, उम्मीदवार की अयोग्यता ये भी ध्यान देख सकते हो आप, ठीक है, उम्मीदवार की अयोग्यता। फिर इसके बाद गा नंबर में उपचार और वाद विधि। अब इसमें हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को धारा 116A के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील का उपचार उपलब्ध है। फिर ठीक है, फिर वाद विधि में इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 में भ्रष्ट आचरण के आधार पर निर्वाचन को शून्य घोषित करने की शक्ति को स्थापित किया, ठीक। अब इसमें आपने इतनी बात लिख दी, ये फ्रेमिंग है। मैंने फ्रेमिंग को भी बहुत विस्तार से आप लोगों को दे दिया, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब भी पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बहुत चीज़ें मुझे क्या लाभ है, मुझे तो पेपर देना नहीं है अभी, ठीक है, मुझे पेपर देना नहीं है, तो मैं क्यों इसमें इतना जो है समय बिताऊं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, जैसा मैं दे रहा हूँ बस वैसा करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इतना कर लिया, फिर इसके बाद निष्कर्ष छोटा दे देना है। अब आरपीए की जो विसंगतियां हैं, ये सकारात्मक दृष्टि में आपको कुछ लिखना है, तो आप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग समझ जाना। चुनाव विवादों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे द्वारा भारतीय लोकतंत्र की शुद्धता बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। अब ये भूमिका आप अपने स्तर से लिख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लिखना है। तो जो बच्चे फ्रेमिंग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरी फ्रेमिंग देख के आगे जा सकते हैं। बाकी जिनको अच्छे से देखना है या अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, या मतलब लग रहा हो कि सर जैसा लिखे हो वैसा लिखने की मतलब वैसा लिखना चाहिए, तो वो जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने जो लिखा है मैं यहाँ पर भूमिका, अब देखिए ये कॉपी जो है दूसरी मैंने ले ली, तो आप देखिए 2 ही 3 4 लाइन में ये चीज़ें आ जाती। पहले क्या होता था, स्पेस इतना रहता था, उसमें लाइनें बढ़ जाती थी, तो आप लोगों को लगता था कि सर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, मतलब ज़्यादा शब्दों में लिख देते हैं। लेकिन मैं वैसे भी आपको 2.5 शब्द का क्वेश्चन 3 शब्द में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक। फिर आपको आरपीए एक्ट मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम मैंने कैसे लिखा, आप देखिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत की चुनावी प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाने हेतु एक सुव्यवस्थित विवाद निवारण तंत्र प्रदान करता है, ठीक। अब देखिए बहुत ही सिंपल ढंग से पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको आपके दिमाग में माइंड में चल रही होंगी कि सर ने जो लिखा है यही सब तो हम सोच पा रहे हैं, बस आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत, जब आप लिखते हो तो माइंड आपका वहीं पर रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि बार बार प्रैक्टिस करनी है, कम चीज़ें पढ़नी लेकिन बार बार पढ़ना। जब बार बार आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लगेंगे, और जैसे आप उंगली उठाओगे लिखना भी शुरू हो जाएगा। शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी, ठीक है। तो प्रदान करता है यह अधिनियम चुनाव बाद मतलब चुनाव के पश्चात, ठीक, चुनाव बाद मैंने लिख दिया, इसको चुनाव पश्चात भी लिख लोगे ज़्यादा बेहतर होगा। उत्पन्न मैं एक एक शब्दावली को भी ध्यान दूंगा, क्योंकि शब्दावली भी आपकी बेहतर होगी, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको नंबर अच्छे देगा, ठीक है। तो चुनाव के पश्चात उत्पन्न विवादों की न्यायिक जांच, चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार तथा अपील की प्रक्रिया का स्पष्ट ढांचा तय करता है कौन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक। फिर इसके बाद अब मैंने इसको देखिए हेडिंग को जो है हेडिंग बना के उत्तर लिखोगे तो बेहतर उत्तर होगा। अब आप लोग कहोगे सर ग्राफ डायग्राम आपने देते हो, तो देखिए हर जगह नहीं हर चीज़ आप डाल सकते हो, जबरदस्ती कहीं खोजने का प्रयास करोगे नंबर मिल जाएंगे 0। इसलिए जैसे ज्योग्राफी का प्रश्न है, अब कई लोगों के उत्तर लेखन देखते हो तो लगता है सर ने बहुत अच्छी फ्रेमिंग कर रखी है, बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, लेकिन प्रश्नों की डिमांड के आधार पर ये सब चीज़ें दी जाती हैं। हर जगह हर चीज़ खोजने लगोगे तो नंबर मिल जाएंगे 0। अब ज्योग्राफी का प्रश्न होगा, वहां पर आप मैं जब ज्योग्राफी का प्रश्न कराऊंगा वहां पर आप ज्योग्राफी का प्रश्न देखना, फिर आप तुलना करना किसी और से, ठीक है। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बेहतर सामग्री अगर दी जा रही है, अगर आप इससे भी लाभ ना उठा पाओ तो फिर धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अधिकारिता, चुनाव विवादों के निपटान की प्रक्रिया, सवाल आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, जब भी आपको दिक्कत हो तुरंत प्रक्रिया बोली तो मैंने प्रक्रिया को यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो प्रक्रिया मैंने हेडिंग डाली, ये ब्लैक पेन से है, ये जब मैं एक साथ पीडीएफ लेता हूँ तो ये जो है कलर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ब्लू पेन से आपको हल्का हल्का दिख भी रहा होगा। अब कुछ बच्चों को मोबाइल में अगर छोटा दिख रहा हो तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं इसको कुछ और ऑप्शन, हालांकि मैं बहुत बड़ा लेता हूं लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक। अधिकारिता में चुनाव याचिका की सुनवाई की अनन्य मतलब एक्सक्लूसिव पावर संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
अब आरपीए धारा 80 है, यहाँ पर हल्का से जिक्र कर दिया। ऐसे ही आपको अनुच्छेद वगैरह का भी जिक्र करना होता है तो आप इसको धीरे से डाल सकते हो। बाकी इन धाराओं के ऊपर मत जाना मैं, ठीक है, इन धाराओं को जो है रटने की जरूरत नहीं है। जब चर्चा में हो तो इनको थोड़ा बहुत देख लो, न इनके पीछे भागो कि इनको रट लूँ क्या, रटने की कोई जरूरत नहीं। ये चर्चा में रहती है, ऑटोमेटिक आप 10-20 बार पढ़ोगे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर समय सीमा को लेकर के भी जब प्रक्रिया होगी तो समय सीमा भी होगी। याचिका किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा चुनाव परिणाम की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए, आरपीए धारा 81। फिर मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। फिर निर्णय में तीसरा मैंने डाला, निर्णय क्या होगा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय निर्वाचन को, यहाँ पर जगह छूट गई थी बाद में मैंने पढ़ा तो फिर से डाल दिया इसको, निर्वाचन को या तो शून्य घोषित कर सकता है या मान्य या याचिकाकर्ता को विजेता घोषित कर सकता है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। मतलब 3 चीजें कर सकता है, या जो हाईकोर्ट है वो क्या करेगा, या तो शून्य घोषित कर देगा किसको, चुनाव को, या फिर मान्य घोषित कर देगा कि नहीं सही है, उन्होंने जो भी मापदंड अपनाए वो बिल्कुल सही है, या फिर जो विजेता है उसको विजेता घोषित कर देगा। तो ये मान्य होगा तो वो विजेता हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। फिर आपको इसमें जो है अब शून्य घोषित करने के आधार कौन कौन से हैं, तो पहले आरपीए की धारा 100, अब यहाँ पर धारा हल्का से जिक्र 100 के तहत निम्न प्रमुख आधारों पर निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये सब आप बिल्कुल घबराना नहीं कि सर ने बहुत सारी धाराएं यहाँ पर डाल दी हैं तो मुझे दिक्कत होगी, ये अभी शुरुआत है। जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे चीज़ों को तो ऑटोमेटिक लिख दोगे। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए, मैं भी एग्जामिनेशन हॉल में लिखने जाऊँगा या लिखूंगा तो इसमें क्या होगा कि कई बार मुझसे भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं माइंड में आएंगी, लेकिन जब आपको आदर्श उत्तर दे रहा हूं तो आदर्श उत्तर में ये चीजें आपको नहीं दूंगा तो फिर आप बेहतर उत्तर कैसे लिख पाओगे। तो ये आदर्श उत्तर है, इनसे घबराना नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में इसका 50% में लिखा होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो भ्रष्ट आचरण पहली हेडिंग बनाई, निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा किया गया भ्रष्ट आचरण किन किन आधार, ये भ्रष्ट आचरण के आधार पर शून्य घोषित कर सकता है, अयोग्यता के आधार पर शून्य घोषित कर सकता है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट जो है इन आधारों पर घोषित मतलब चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। परिणाम पर कोई प्रभाव दिखता है या गलत स्वीकृति या स्वीकृति के आधार पर घोषित कर सकता है। तो आपको इन चीजों को बस जिक्र करना है। तो आपने भ्रष्ट आचरण के आधार पर क्या कर दिया, धारा आरपीए की धारा 123 में ऐसा बोला गया, इसको जिक्र कर सकते हो। इन्हीं आधारों पर तो कोर्ट निर्णय देता है। फिर अयोग्यता में चुनाव की तिथि या उम्मीदवार की वैधानिक या संवैधानिक अयोग्यता पर, मान लो कि उसकी एज ही नहीं है, एज कम है, उसने कहीं घपलेबाजी में सर्टिफिकेट बनवा करके डाल दिया कि मेरी एज हो गई, या जो है कोई और कारण से उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो जिसपे जो है कोर्ट पर मुकदमा चल रहा हो चुनाव, या उसकी संपत्ति उसने सही तरीके से जिक्र नहीं किया, संपत्ति का भी जिक्र करना होता है कि हमारी कितनी संपत्ति है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जब चुनाव होते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा करिए न्यूज में। फिर परिणाम का प्रभाव, किसी नियम या संविधान के प्रावधान का उल्लंघन से परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ हो, या कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे क्या हो, परिणाम प्रभावित हुआ हो। मान लो कि अचानक जाकर के जो है क्या कर दिया, पैसे बांट दिए, या कुछ महिलाओं को कुछ अलग से जो है तोहफा दे दिया, या कुछ और कर दिया, इस तरह की कोई गतिविधि अगर चुनाव आयोग को या हाईकोर्ट को लगती है तो हाईकोर्ट उसको अमान्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। गलत स्वीकृति या स्वीकृति, नामांकन का गलत तरीके से स्वीकार या अस्वीकार किया जाना। मैंने वही बताया ना कि संपत्ति का सही से दिखाया ना जाना, अधिकारी ने उसको क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी होता है ना, जिला अधिकारी जो होता है चुनाव टाइम में क्या हो जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाता है वही। ठीक है, 4 पॉइंट आपने इसके डाले, सिंपल है। फिर उसके बाद उपचार या वाद विवाद, जो उसने प्रश्न में पूछा है वही चीजों का हमको जिक्र करना, वही हेडिंग बना दो। जब भी प्रश्न में इस तरह की चीजें पूछी जाए तुरंत उसका हेडिंग बना दो। तो मैंने इसको क्या करा, तीसरे का। अब तीसरा पक्ष क्या करे, इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, वाद विधियों का संबंध। अब मैंने वाद विधियों और कौन सा उपचार दोनों को एक हेडिंग बना दी। ठीक है, अब मैंने इसको हेडिंग बना दी, अब इसको दे दिया उपचार या वाद विधि। उपचार में क्या होगा, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है, आरपीए की धारा 116A के तहत 30 दिनों के भीतर, वहां 45 दिन था, यहाँ 30 दिन है, 30 दिन के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक, फिर इसके बाद वाद या विधि। अब जैसे पीड़ित पक्ष का मतलब ये नहीं होता कि जो हार गया हो, जीत गया हो, उसको भी लग रहा हो कि मेरे साथ गलत हुआ तो वो भी जा सकता है। जो हार गया है, जिसको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो वो दोनों में से कोई भी जा सकता है, जिसको लग रहा है कि सच में मैं जीता हूं या जो भी हो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर वाद विधि में आपने, अब इसको देखिए हाईलाइट भी कर सकते हो, नीचे जो है अंडरलाइन, मैंने अंडरलाइन करना मैं भूल गया, तो आप धीरे से जैसे जो केस होते हैं, मामले होते हैं, उनको अंडरलाइन भी किया। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस 1975 ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को भ्रष्ट आचरण मानते हुए निर्वाचन शून्य घोषित करने के न्यायिक अधिकार को स्थापित किया। किसने, कोर्ट ने। ठीक है, फिर इसके बाद फिर मैंने इसको भी बीएनएस की धारा वाद विधि के अंतर्गत डाल दिया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 186। अब इसको देख लेना, ये सही है कि गलत, मैं थोड़ा सा इसमें डाउट में था। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। मैं बताया ना कि इन चीज़ों पे मत जाना, धारा वारा पे मत जाना, क्योंकि कई बार हो सकता है गलत भी हो जाए। तो मैं तो यहाँ पर जिक्र करना आपको केवल लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को जो है आप थोड़ा सा देख लेना जैसा भी हो, लेकिन वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 99 के 100% जो है आपको बिल्कुल सही चीज़ें दूं, लेकिन फिर भी आप धारा वारा ऊपर नीचे हो सकती है, कोई फैक्ट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो होता है, अभी आया नया। ठीक है, बीएनएस की धारा भी चुनाव
में रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी को हमने क्या कहा, भ्रष्ट आचरण का भी एक रूप माना जा सकता है। रिश्वतखोरी को भी परिभाषित किया है। ठीक, इतना लिख करके फिर नॉर्मल निष्कर्ष लिखना है आपको। हो गया उत्तर। कितना कठिन उत्तर था और मैंने कितने सिंपल ढंग से आपको बता दिया कि चुनाव विवाद के समाधान हेतु निष्कर्ष मैंने लिख रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह अतः, अब समय आपके पास लग रहा है कि यहाँ पर जगह कम है तो सीधे लिख दो, चुनाव विवाद के समाधान हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक स्पष्ट, पारदर्शी और न्याय उन्मुख प्रक्रिया प्रदान करता है। अब यही चीज़ें जो है आप शब्दावलियों को उठा सकते हो, जो गवर्नेंस की शब्दावलियाँ हैं। न्याय उन्मुख प्रक्रिया प्रदान करता है, यह चुनावी शुचिता, प्रत्याशी की जवाबदेही और लोकतांत्रिक वैधता की रक्षा के लिए लिखा हुआ है, ये एक सुदृढ़ न्यायिक ढांचा सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। अब 48 का ये प्रश्न है, इसको पढ़िए बहुत अच्छे से। कई जगह जो है ये प्रश्न को उन्होंने किसी और मतलब कि पॉलिटी में डाल रखा है। ठीक है, या आईआर में डाल रखा है, लेकिन ये गवर्नेंस का ही प्रश्न है। मैंने इसको पढ़ा तो मैं इसको गवर्नेंस में मैंने डाल दिया इसको। ठीक है, तो कई बार कई कोचिंग के जो है साइट्स हैं वहाँ पर मैं देखता हूँ तो प्रश्नों को जो है इधर उधर डाल रखे हैं, लेकिन वो खैर GS2 का विषय है इसलिए उसको करते हैं। ठीक है, तो ये 1.5 शब्द का प्रश्न है, कल इस पर बढ़िया से चर्चा होगी। आप चाहिएगा तो इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद। और बताइएगा कि कैसा उत्तर सही करा रहा हूँ कि गलत करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो फिर रखते हैं यहीं पर, धन्यवाद।